हेलो गाइस। सो प्रोजेक्ट जेन कोड में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियोस के अंदर हमने स्टूडेंट मैनेजमेंट का एक स्प्रिंग बूट का ओवरऑल प्रोजेक्ट का ओवरव्यू देखा, कौन से डिपेंडेंसीज इंक्लूड करना है और किस तरह से वहां पर यूज करना है, ये सब कुछ वर्जन के हिसाब से खेला जाएगा। सो अब ये पार्ट हो जाने के बाद नेक्स्ट पार्ट रहेगा, हम इसको किस तरह से यानी डेटा को स्टोर करने के लिए मेरे पास ऑब्जेक्ट्स होना ज़रूरी है और ऑब्जेक्ट के लिए मुझे एंटिटी होना ज़रूरी है। एंड डेटा को प्रॉपर वे में डेटाबेस के अंदर स्टोर करने के लिए डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट होना ज़रूरी है। तो इसके लिए मुझे हाइबरनेट की थोड़ी बहुत जानकारी होनी ज़रूरी है, एंड हाउ टू क्रिएट a table and how it possible they do it, and what is HBM and oh yeah, all these things. So ये सब कुछ पार्ट हम किस तरह से कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर एंटिटी बनाने से पहले मैं थोड़ा बहुत आपको डेटा स्प्रिंग बूट को रन करके दिखाऊंगा, और एरर आता है स्टार्टिंग में ही, और उस एरर को किस तरह से सॉल्व किया जाए एंड आगे बढ़ के किस तरह से हम डेटा को डेटाबेस के अंदर स्टोर कर सकते हैं, वो सब कुछ पार्ट यहाँ पर इंक्लूड रहेगा। सो लेट्स। तो ये हमारा स्टार्टिंग रहेगा, और फर्स्ट एनोटेशन मल्टीपल टाइम्स ये पूछा जाता है क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स कि विच annotation we see in a Spring Boot, which is Spring Boot application. So it's a combination of three annotation, just like configuration, Spring Boot configuration, any configuration, and enable auto configuration, and then component scan. These three major annotations which we used in a Spring framework, but after Spring framework, and it's more complex to create a MVC architecture in a Spring framework. So they decided to create a new feature. So let's now they are created as a Spring Boot with the new features, जहाँ पर मुझे कंपोनेंट स्कैन को यूज करने की जरूरत नहीं है, एंड देन इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है। सो मुझे कॉन्फ़िगरेशन भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, और स्प्रिंग बूट खुद का कॉन्फ़िगरेशन का भी है। सो ये सब कुछ इसके अंदर अवेलेबल है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और सिंपली मैं क्या कर लेता हूँ, एप्लीकेशन रन हो जाने के बाद, यानी ये जो लिखा गया है इस टास्क को बंद कर देता हूँ, एंड आउटलाइन को भी बंद कर लेता हूँ। तो मुझे स्पेस मिलता है, और यहाँ पर मैं सिस आउट लिखना चाहूँगा। सिस्टम सिस आउट यानी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, सो लिखा, और यहाँ पर लिखता हूँ स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कंट्रोल इज टू सेव, and then don't right click and then run as administrator. So normally क्या किया जाता है, सो स्प्रिंग बूट जैसे ही बनाते हो, सो right click on the project, then run as Spring Boot app. Now it's actually running, and where is the console? Okay, here is the console, and Spring Boot actually started, but it's giving me an error. So let's see which type of error we possibly see. Now, application failed to start. Why? So description failed to configure a data source, यानी which data source I didn't recognized. आपने यहाँ पर डेटाबेस को तो यूज करने के लिए बोला गया है, मगर डेटाबेस कौन सा है उसका यूआरएल मुझे नहीं मिल रहा है। फेल टू डिटरमाइन द सुटेबल ड्राइवर। सो इस तरह से जब एरर आता है तो उन्होंने यहाँ पर एक्शन भी दिया है। एम्बेडेड डेटाबेस को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, H2S, HSQL एंड Derby, but if you used another database, then make sure you can use, or you can mention in a property file. So where is the property file? So here is the property file in a resource folder. So here is the application.properties. So which is very important part in Spring Boot.
because before Spring Boot, overall configuration will done by using XML, which is more complex than Java, your normal application property. But application property, it's just like we writing only the names or just like a statement. But in XML, we have some uh, inputs, some like tags, just like XML. It's nothing but the every tag has a क्लोजिंग टैग, यानी उसको हर टैग के अंदर क्लोजिंग टैग देना जरूरी है, ये उसकी स्मॉल डेफिनेशन होती है। बट वहां पर वो वाला पार्ट बहुत कॉम्प्लेक्स था, यानी मुझे जावा भी सीखना पड़ा और एक्सएमएल भी, तो उन्होंने रिजॉल्व कर दिया और एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज लाई जिसको वो खुद रीड कर लेता है। सो यहाँ पर मुझे प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन के साथ देना पड़ता है। और सबसे फर्स्ट पार्ट कि स्प्रिंग एप्लीकेशन नेम, जो कि पहले यानी ओल्डर वर्जन में ये नहीं दिखता था, ये हायर वर्जन में इंट्रोड्यूस किया गया बिकॉज ऑफ माइक्रो सर्विसेज। अब माइक्रो सर्विसेज जैसे आप अगर अदर एप्लीकेशन के साथ, अदर प्रोजेक्ट के साथ अगर कनेक्शन करते हो, तो कौन से प्रोजेक्ट के साथ कनेक्शन किया जा रहा है वो पता होना जरूरी है। तो उसको एक नेम प्रोवाइड करने के लिए स्टूडेंट मैनेजमेंट, यानी जो आपका प्रोजेक्ट नेम रहेगा वो उसको दिया जाता है। तो ये सब कुछ ऐसा रहता है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। सो मगर इसको रिमूव नहीं करना है, जो जैसा है वैसे ही रहने देना है। सारे स्टूडेंट्स क्या कर लेते हैं, या फिर मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो रिमूव कर देते हैं और उसके बाद एरर आना स्टार्ट होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे डेटाबेस को इंक्लूड करना है, सो सारी कुछ चीज़ें जो होते हैं वो याद नहीं आती है। सो याद नहीं आती है तो जाओ, हमारे पास हमारा फ्रेंड अवेलेबल है, तो यहाँ पर उसको बताना है, गिव मी MySQL connection with Spring Boot property file data, बस। So here is a some you can connect a Spring Boot MySQL database using application.properties file like, तो यहाँ पर server configuration, if you have an error like 8080 which is not recognized at that time, you can use a server.port. If you want to change the port number from 8080 to another one, because Apache Tomcat by default runs on 8080. So database configuration, which is very important part for our project. So here is the database configuration. So I'll just copy here, huh? Just copy and then paste on the application.property file. But if you have localhost, doesn't okay, don't worry. And then you can create your own database name. So here is the database name, which is given me from our best friend. And then use SL false allowed public key retrieval true on the server time UTS। ये इसका मीनिंग ये होता है कि अगर ये डेटा, यानी मेरे डेटाबेस के साथ कनेक्शन अच्छे से बना लेता है, एंड मेरे पास डेटाबेस नेम नहीं है, स्टूडेंट मैनेजमेंट अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा सा ये करता हूँ, स्क्रीन आपको नजर आएगा। हाँ, इतना ही है यूटीसी तक। तो स्टूडेंट मैनेजमेंट को ये खुद क्रिएट कर लेता है डेटाबेस के अंदर, मुझे डेटाबेस को क्रिएट करने की जरूरत भी नहीं है, इवन माइस्क्ल को ओपन करने की भी जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन मार्क के बाद ये वाला स्टेटमेंट ये खुद काम कर लेता है। सो अगर आपको ये नहीं दिखाता है तो आपको ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहे हो, तो आप इसको जूम करके, या जूम या फिर आप पॉज करो वीडियो एंड देन कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देन यू हियर यू हैव अ रूट नेम। तो मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ जिससे आपको और थोड़ा सा देखने को मिलेगा, ठीक से क्लैरिफाई हो जाएगी। तो कौन सा वाला पार्ट, फ्रॉम दिस टू दिस यूटीसी तक, ये वाला पार्ट आपको कॉपी करना है। सेकेंड थिंग्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूजर नेम विच इज द रूट, मेरे लिए तो यहाँ पर रूट ही है। सो यहाँ पर आपका पासवर्ड रहेगा, जो भी पासवर्ड रहेगा वो आप यहाँ पर इंक्लूड करोगे। मेरे पास पासवर्ड आई थिंक मे बी यही रहना चाहिए, हाँ, मे बी, हाँ। सो देखता हूँ, एंड देन माई एसक्यूएल cj.jdbc.driver, जो कि ड्राइवर नेम है।
एंड अब ये हो जाने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट और भी है यहाँ पर कि JPA हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन, यानी हाइबरनेट को किस तरह से, हाइबरनेट अगर यूज़ करना चाहते हो तो वो पता होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हाइबरनेट HBM टू DDL, यानी आप डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज अपडेट करना चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो, तो वो वाला पार्ट रहना चाहिए। और शो एसक्यूएल, यानी आप एसक्यूएल की क्वेरीज अगर देखना चाहते हो तो शो एसक्यूएल एंड हाइबरनेट डायलेक्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कभी कभार विदाउट डायलेक्ट भी चल जाता है और विद डायलेक्ट भी देना पड़ेगा, सो यहाँ पर डायलेक्ट देना होगा। तो एंड फॉर्मेट एसक्यूएल, अगर आप फॉर्मेट में करना चाहते हो तो फॉर्मेट में भी आप कर सकते हो। तो ये वाला पार्ट भी इम्पोर्टेंट है, तो मैं इस पार्ट को ले लेता हूँ। और ये लेने के बाद यहाँ पर बस जस्ट पेस्ट करना चाहूँगा, सो ये एंटर कर देता हूँ और पेस्ट। सो ये वाला पार्ट यहाँ पर हो चुका है। सो अपडेट की जगह पर मैं फिलहाल के लिए क्रिएट रखना चाहूँगा एंड कंट्रोल एस टू सेव। जैसे ही मैं एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल को सेव करता हूँ, अब ये रन नहीं करेगा बिकॉज यहाँ पर कंपाइल यानी रन करने से पहले ही उसने स्टॉप कर दिया था। सो रिलॉन्च आप कर सकते हो। ये रन हो जाने के बाद कुछ एरर्स कुछ भी नहीं है, कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर डेटाबेस यूआरएल कनेक्टिविटी, ओके, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो अब ये पार्ट यहाँ पर बनके रेडी हो चुका है हमारे पास स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। सो अगर मैं कहीं पर भी चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल के लिए मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ और कंट्रोल एस टू सेव, तो ये ऑटोमेटिकली क्या कर लेता है, रीस्टार्ट कर लेता है। ये देखो, रीस्टार्ट किया और डन। हम्म तो ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पर रिस्टार्ट रिलॉन्च करने की बार बार जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज थैंक्स टू डेव टूल। और आगे बढ़ते हैं। अब ये पार्ट हो जाने के बाद, डेटाबेस के साथ कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट हो जाने के बाद, नेक्स्ट पार्ट होता है डेटाबेस, यहाँ पर एंटिटीज बनाने का काम। सो राइट क्लिक, न्यू, और यहाँ पर बोलना चाहूँगा मैं क्लास क्रिएट करना चाहूँगा। सो क्लास में इसको बोलूँगा न्यू पैकेज के अंदर। सो एंटिटी बनाने वाले हैं, नॉर्मल एंटिटी, एंड हियर इज द नॉर्मल एंटिटी, यानी एडमिन लॉगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिन लॉगिन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पर लॉगिन रजिस्टर बोलना चाहूँगा। लॉगिन रेजी, इट जस्ट अ पार्ट ऑफ लॉगिन रेजी। सो लॉगिन रेजी, डन। और ये जैसे ही बना लेता है ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट करेगा। सो नेक्स्ट पार्ट बनाना चाहूँगा यहाँ पर पब्लिक, sorry, not a public, we just using a private because of encapsulation. So private, first id बनाना चाहूँगा with the long data type id as a login regi id, login regi underscore id कर देता हूँ। ठीक है, अब लॉगिन रजिस्टर आईडी हो चुका है एंड इसके बाद सेमीकोलन देना जरूरी है। एंड देन प्राइवेट एज अ स्ट्रिंग हम यूज करेंगे यहाँ पर यूजर नेम। सो ये जो मैं यूजर नेम लिख रहा हूँ, ये जो यूजर नेम लिख रहा हूँ, वो एग्जैक्ट सेम होना चाहिए हमारे फ्रंट एंड के डेटा के साथ। फ्रंट एंड का जो भी प्रॉपर्टी नेम रहेगा, जो भी आप वहाँ पर यूज कर रहे हो, वो एग्जैक्ट सेम होना जरूरी है। हम्म सो यहाँ पर यूजर नेम है और यहाँ पर पासवर्ड है। सो ये दोनों पार्ट को मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ। और सेम पार्ट प्राइवेट स्ट्रिंग एंड पासवर्ड। अब मैंने यहाँ पर ये वाला पार्ट दे दिया है। अब ये पार्ट हो जाने के बाद यहाँ पर मुझे गेटर्स एंड सेटर्स बनाना जरूरी है। गेटर सेटर हो जाने के बाद आपको टू स्ट्रिंग, यानी एक प्रिंट करने के लिए लगता है, तो टू स्ट्रिंग। हाँ, तो अब ये पार्ट, इतना ही पार्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जितना पार्ट हमने ले लिया। कंट्रोल एस टू सेव, जैसे ही सेव करता हूँ ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो रिस्टार्ट हो रहा है। अब ये हो जाने के बाद मैं थोड़ा सा क्या करना चाहूँगा, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ जिससे आपको दोनों तरफ देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बस जस्ट एट द रेट एंटिटी लगाता हूँ, एट द रेट एंटिटी विच इज कमिंग फ्रॉम द जकार्ता परसिस्टेंस एपीआई।
सो यहाँ से आएगा जहाँ पर जेपीए को यूज कर रहे हैं, तो जस्ट मैंने एंटिटी लगा दिया। अब जस्ट जैसे ही एंटिटी लगाया और कंट्रोल एस टू सेव, और ये मुझे एक एरर देगा। सो उस एरर को समझना इंपॉर्टेंट है। एरर आपको देखने को मिलेगा, लास्ट वन एरर देखो। एंटिटी com डॉट स्टूडेंट मैनेजमेंट एंटिटी लॉगिन रेजी हैज नो आइडेंटिफायर। Every entity class must declare or inherit at least one @ID or embedded ID प्रॉपर्टी। सो ये दोनों प्रॉपर्टी होनी जरूरी, दोनों में से एक कौन सी तो होनी जरूरी है। तो @ID क्यों? बिकॉज ऑफ RDBMS। सो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की वजह से आपको यहाँ पर @ID देना होता है, क्योंकि आप एक टेबल दूसरे टेबल के ऊपर डिपेंडेंट बनाते हो, जो कि RDBMS। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यही तो कहता है कि अगर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होती तो आप नॉर्मल वे में डेटाबेस मैनेजमेंट करते हैं, जो कि मोर कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो यहाँ पर उसको कॉम्प्लेक्स हो जाती है, यानी वो इजी है, बट डेटा को स्टोर करने के लिए आपको एक टेबल के अंदर बहुत सारे कॉलम्स यूज करना पड़ता है, तो वो वाला पार्ट ना हो, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आना जरूरी है। सो @ID, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स जस्ट @ID का मीनिंग होता है टू असाइन द कॉलम एज अ प्राइमरी की and not null. Yeah, you just a primary key. Primary key is just a combination of unique and not null. So ये पार्ट आपको पता होना जरूरी है कि ये किस तरह से वर्क होती है। तो @ID जैसे ही लगा दिया, तो ये ऑटोमेटिकली रन कर लेगा। यानी मैं जस्ट कंट्रोल एस टू सेव कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हो सारा पार्ट है। लास्ट में कंट्रोल एस टू सेव कर लेता हूँ, तो ऑटोमेटिकली इसने रन किया, और यहाँ पर मुझे एक टेबल बना के देगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, और टेबल बनाने से पहले उसने क्या कर दिया कि एरर क्रिएटिंग बीन विथ नेम एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री डिफाइंड इन अ क्लास पाथ रिसोर्स। सो अब यहाँ पर इसने बोला कि अनेबल टू बिल्ड हाइबरनेट सेशन फैक्ट्री नेस्टेड एक्सेप्शन। व्हाई एरर स्टार्टिंग to display the condition evaluation report rerun. Last. Access denied, user root localhost, using password yes. Access denied. Why? यानी मेरा पासवर्ड गलत है। ओके, मेरा पासवर्ड गलत है। चलो चेक कर लेता हूँ पासवर्ड गलत है कि नहीं। माई एसक्यूएल, अरे यार, माई एसक्यूएल कमांड लाइन को ओपन करना था, वर्कबेंच ओपन। सो मैं यहाँ पर क्या करना चाहूँगा कि ओके, एक्सेस डिनाइड। सो मेरा पासवर्ड अलग है, ये डायरेक्टली ओपन हो जाता है। पासवर्ड कौन सा है? माई एसक्यूएल, ये आपके साथ भी हो सकता है। अरे यार, वो ओपन क्यों हो जा रहा है? माई एसक्यूएल, ये भी नहीं है। ये भी नहीं है। हम्म, मेरे पास है, फिर भी मुझे यार, क्योंकि बहुत सारे पासवर्ड को यूज करता हूँ। ये भी नहीं है।
नेक्स्ट वन, यस, डन। यानी मुझे पासवर्ड मिल गया। मेरा पासवर्ड सच में गलत था। सो मैं क्या करना चाहूँगा, यहाँ पर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर आऊँगा और यहाँ पर पासवर्ड चेंज करूँगा। ओके, डन। अब ये रन हो जाएगा। सो यहाँ पर चेंजेस करने के बाद वो इतना ये नहीं करता है, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फिर से थोड़ा सा स्पेस, कंट्रोल एस टू सेव। अरे यार, ये बंद ही कर दिया है इसने। ठीक है, रिलॉन्च। बन जा बन जा बन जा, फिंगर क्रॉस। हाँ, सो कभी कभार ये प्रॉब्लम आती है। ड्रॉप टेबल एग्जिस्टिंग, एंड देन फिर से अननोन डेटाबेस। हाँ, अब देखो, अननोन डेटाबेस स्टूडेंट मैनेजमेंट। अब ये क्यों एरर आता है? स्टूडेंट मैनेजमेंट यहाँ पर मेरे पास क्रिएटेड नहीं है, ऐसा बोल रहा है। सो शो डेटा बेसिस अगर मैं करता हूँ, तो अब यहाँ पर बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैनेजमेंट बोलकर ऑलरेडी डेटाबेस क्रिएटेड है। ओके, बट फिर भी वो अननोन डेटाबेस बोल रहा है। ठीक है, लेट्स क्रिएट वंस अगेन, रिस्टार्ट। कभी कभार वक्त लगता है। अननोन डेटाबेस स्टूडेंट मैनेजमेंट, यानी ये स्टूडेंट मैनेजमेंट को नहीं क्रिएट कर पा रहा है। समथिंग वेंट रॉन्ग, क्योंकि मैंने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर ये इंक्लूड किया है, फिर भी ये नहीं बना रहा है स्टूडेंट मैनेजमेंट को। ठीक है, नहीं बना रहा है तो मैं बना लेता हूँ। सो यहाँ पर एसक्यूएल के अंदर आपको क्या करना है, क्रिएट डेटाबेस एक कमांड, और यहाँ पर स्टूडेंट मैनेजमेंट, डन डन। ओके, और अगर मैं शो डेटाबेसेस फिर से करूँगा, तो आप देख सकते हो स्टूडेंट मैनेजमेंट कहाँ पर है। ये देखो, स्टूडेंट मैनेजमेंट। अब बहुत सारे मैंने बनाए हैं, स्टूडेंट स्टेशनरी मैनेजमेंट एंड स्टूडेंट डिटेल्स एंड स्टूडेंट मैनेजमेंट, बट ये यहाँ पर स्टूडेंट मैनेजमेंट बन के रेडी। अब फिर से यहाँ पर क्या करता हूँ, कि रिलॉन्च। अब लेट्स डन, लास्ट था, और यहाँ पर आपका सब कुछ रिजॉल्व होगा विथ एरर के साथ, क्योंकि मैं आपको एक प्रॉपर फुल फेज्ड वेबसाइट किस तरह से बनाया जाता है, उसके अंदर कौन से एरर्स आते हैं, आपके सामने ही सब कुछ करके मैं दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि एक डेवलपर्स को कितने कितने प्रॉब्लम्स झेलने पड़ते हैं, इसके लिए उसके पैकेजेस हाई होता है। सो यहाँ पर इसने बना लिया एंड डन। अब ये बनाने के बाद अगर आप देखोगे, ड्रॉप टेबल उसने क्या है, इफ एग्जिस्टिंग लॉगिन रजिस्टर, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो वो डिलीट करेगा, एंड क्रिएट टेबल, एंड देन विद दिस। बट बाय डिफॉल्ट वेर क्या लेता है 255, तो हम उसको कम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देन डन। अब ये सब कुछ हो जाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर आता है, फिर से लॉगिन रजिस्टर पर। एंड लॉगिन रजिस्टर में बताना चाहूंगा कि ये जो आईडी है ना, उसको ऑटो जनरेट करना चाहूंगा। सो एट द रेट जनरेटेड, मेक श्योर आप एट द रेट जो HBM to DDL यानी हाइबरनेट को या फिर DDL जो ऑटो करता है उसे क्रिएट ही रखो। सो जन क्या होता है, उससे आप हर बार यानी अल्टर नहीं करेगा, क्रिएट ही करेगा। सो यहाँ पर मैं स्ट्रैटेजी रखना चाहूंगा उसकी, फिलहाल के लिए उसकी स्ट्रैटेजी रखना चाहूंगा मैं ऑटो, या आइडेंटिटी कर सकता हूँ। आइडेंटिटी कर दिया, एंड देन यहाँ पर एट द रेट लगाना चाहूंगा कॉलम, एट द रेट कॉलम जकार्ता परसिस्टेंट से। सो इसकी जो लेंथ है
बाकी सब सेम रखना चाहूंगा। लेंथ जो है उसको मैं रखना चाहूंगा 30, नहीं 50 रख देता हूँ। एंड सेम गोज टू पासवर्ड। हाँ, और बस ज़्यादा नहीं। और यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एक फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगा। और ये देखो, ये फॉर्मेट की वजह से फॉर्मेट को हमने ट्रू करे, अगर आपने यूज नहीं किया तो वो एक ही लाइन के अंदर प्रिंट कर देता है। तो ये देखो, पासवर्ड एंड वर्क 50-50 आया, इससे पहले 255 आया था। तो माई एसक्यूएल के अंदर जाके भी चेक कर लेता है। और यहाँ पर अगर मैं यूज करना पड़ेगा, यूज किसको, स्टूडेंट मैनेजमेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल यूज करना पड़ेगा। अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, एंड देन शो टेबल्स कर लेता हूँ, शो टेबल्स। और अगर आप शो टेबल्स करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लॉगिन रेजी। एंड लॉगिन रेजी को मेक श्योर की कॉपी करो, एंड देन DESC, और यहाँ पर लॉगिन रेजी। सो ये पार्ट करने के बाद आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो कि हमारे पास है। प्राइमरी की नॉट नल है। एंड देन बाकी सब पार्ट देख सकते हो आप। हाँ, एंड ऑटो इंक्रीमेंटेड पार्ट है यहाँ पर। और यहाँ पर नल नल डिफॉल्ट हो सकती है। सो अगर मैं यानी आप सिलेक्ट स्टार स्टार भी नहीं कर सकते, क्योंकि डेटाबेस के अंदर कुछ अवेलेबल नहीं है। फिर भी दिखा देता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस। आप देख सकते हैं एम्प्टी सेट यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये सब कुछ ओवरऑल था, जो कि आप डेटाबेस को किस, यानी टेबल को किस तरह से क्रिएट किया जाए। ओके, अभी ये स्टार्टिंग में मैं ले रहा हूँ, इट्स जस्ट स्लो में। आगे आगे जब हम टेबल्स को क्रिएट करेंगे, फटाफट फास्ट एप्लीकेशन बिल्ड करने पर फोकस करेंगे। सो यहाँ तक हो जाने के बाद नेक्स्ट पार्ट आपका जो डेटाबेस के अंदर डेटा को स्टोर करने वाला पार्ट जो है, मैं इसी की वीडियो के अंदर लेने वाला था, बट ये वीडियो बहुत लेंदी बन चुकी है, जो कि हमें उतना लेंदी नहीं चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको डेटा को किस तरह से स्टोर किया जाए वो वाला पार्ट उसके अंदर इंक्लूडेड रहेगा। सो सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय। और प्रैक्टिस करते रहो, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट साबित होगा।